ये है Redmi का 11T 5G, ओ सॉरी 11S। ये तो पोको है। Redmi Note 11T 5G जब ये फोन रिलीज हुआ तो मुझे नहीं पता कि उसको क्यों रिलीज करा गया। अगर ये फोन रिलीज करना था तो देखो, ऐसा तो था नहीं कि Xiaomi को पता ही नहीं था कि उन्हें ये फोन लाना है, या फिर ऐसा हुआ हो कि भाई उन्होंने फोन लॉन्च कर दिया, प्राइस जो रखना था वो रख दी, अब बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि भाई प्राइस जो है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है, इस वजह से वो लोग इस फोन को लेकर आए। उन्हें 4GB वेरिएंट लाना था सस्ता करने के लिए, लेकिन 4GB जो है वो Redmi के नाम के साथ इतना अच्छे से नहीं जाता, तो इस वजह से पोको की ब्रांडिंग के साथ उसको लाया गया। अगर ऐसा करा गया है तो एक बार को ये चीज एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली कंपनीज को पता रहता है इसका क्या, इसके अगले के अगला जो फोन आने वाला है उसके बारे में भी कंपनी को पता होगा कि वो कब आना है, कैसे आना है, उसका डिजाइन क्या होगा। सबसे पहले अगर इसके इन हैंड फील की अगर हम बात करें तो वो मुझे काफी सही लगा। ये एक सिंगल हैंड यूसेज डिवाइस नहीं है। अगर मैं जब भी इन हैंड फील करता हूँ किसी भी फोन को इस प्राइस रेंज में जिसका प्लास्टिक बैक होता है, उसमें मेरा सबसे पहला काम होता है इसको ऐसे करके टेस्ट करना। यहाँ पर अगर उसकी बिल्ड उतनी ज्यादा सही नहीं है तो आपको हॉलोनेस की आवाज आएगी, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये काफी सॉलिड फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक ये है, अगर मैं इसके वॉल्यूम बटन की बात करूं तो उसमें आपको हल्का सा एक प्ले देखने को मिलता है, ये बहुत ही हल्का सा हिलता है, जबकि ये एक मशीनरी पार्ट है, इसको मशीन से किया गया है। यहाँ पर प्रिसीजन जो है वो 0.1 mm में होते हैं, मतलब ये चीज होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। अब क्या इससे इसके फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी? डेफिनेटली नहीं। लेकिन जब आप फोन लोगे और ये चीज अगर आपको फील हो इस प्राइस रेंज में, तो मेरे हिसाब से वो एक गलत बात है और वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि ये दिक्कत केवल मेरे यूनिट के अंदर हो, आपके यूनिट में ना हो। इसके बाद इसके डिजाइन की बात करें तो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। हालांकि ये जो लिखा है डिजाइन बाय पोको, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन फिर भी देखो, सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पर करी गई है वो है इसमें केवल आपको 2 कैमरास मिलते हैं, लेकिन ये जो मॉड्यूल है इसको इतने अच्छे से बनाया गया है कि कोई दूर से अगर देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। और आज की इस जजमेंटल लाइफ में ना ये चीज होना सही है। मतलब आज के टाइम में अगर आप ऐसा फोन लेके चल रहे हो मार्केट में जहां पर सबके पास 4, 5, 10 कैमरा हैं, आपके फोन में केवल 2 कैमरा होंगे तो आपको जज किया जाएगा। उस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है Xiaomi द्वारा। इसी के साथ आपको इसमें एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जो इस प्राइस रेंज छोड़ो फ्लैगशिप तक में आपको नहीं मिलता, वो है इसका 3.5 mm जैक। और ये एक हाई रेज जैक है जिसके अंदर आउटपुट बहुत 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 कमाल का है। इसका आउटपुट मैं डेफिनेटली क्लियर कर सकता हूँ कि आपको 30,000, 40,000, 50,000 के जो फोन मिलते हैं उनमें जो जैक रहता है ना, वही जैक मेरे हिसाब से यहाँ पर भी यूज करा गया है। इसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये एक 6.6 इंच का IPS LCD पैनल है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब डिस्प्ले के अंदर बेसिकली हम ये 5 चीज देखते हैं। पहला पैनल की क्वालिटी, दूसरा कलर्स, तीसरा व्यूइंग एंगल, चौथा ब्राइटनेस और पांचवा ये कौन कौन सी चीज को सपोर्ट करता है। पैनल क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको ऑलमोस्ट सारे फोन्स के अंदर अब बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। कलर्स की बात करूं तो वो भी यहाँ पर सरप्राइजिंगली काफी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर शायद IPS LCD होने की वजह से वो कलर्स को इतने अच्छे से मैनेज कर पाए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार एमोलेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कलर्स पर लोग इतनी ज्यादा बात नहीं करते, जबकि मेरे हिसाब से कलर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर मैं बात करूं इन Note 2 की माइक्रोमैक्स, अब यहाँ पर देशभक्ति मत लेके आना, सिंपल सा एक बात है, उसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन वो डिस्प्ले बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, कलर्स उसमें बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पर मान लो आपने एक फोटो ली, उसको आपने एडिट करी क्योंकि आपको इंस्टा वगैरह पे पोस्ट करना है, आपकी डिस्प्ले पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब आप अपने दोस्त के फोन में या किसी दूसरे फोन में उसको देख रहे हो तब वो फेडेड सा कलर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो फोन का एक्स्ट्रा सैचुरेटेड कलर्स था उसकी वजह से आप उसको अच्छे से कैलिब्रेट नहीं कर पाओगे कि हर डिवाइस में वो बहुत अच्छा दिखे। तो इसी वजह से कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें व्यूइंग एंगल की, तो वो आपको इस फोन में IPS LCD वाला ही देखने को मिलेगा। नॉट अ ग्रेट, जैसे ही आप थोड़ा बहुत टिल्ट करते हो आपको यहाँ पर ब्राइटनेस में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल जाता है, और वो LCD में एक्सपेक्टेड भी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ब्राइटनेस से याद आया, इसमें आपको जो ब्राइटनेस क्लेम करी जाती है वो है 450 से 500 निट्स के आसपास, और मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी कम पड़ ही जाती है। इंडोर्स ठीक है, आप कर सकते हो, अंधेरा वगैरह हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन धूप की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो, वही प्रिसीजन वाले काम करते हो, आपको एनिमी स्पॉट करना है या कोई छोटे से टेक्स्ट को पढ़ना है, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज वगैरह करना है, इंस्टाग्राम चेक करना है धूप के अंदर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इतनी ज्यादा। लास्ट में अगर इसके सपोर्ट की हम बात करें तो इसमें आपको HDR का किसी भी तरह का सपोर्ट देखने को
नहीं मिलता ऑब्वियसली, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको L1 वाइडबाइन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वगैरह पे फुल HD में वीडियोस देख सकते हो। इसके बाद अगर हम इसके UI की बात करें तो ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12.5 एनहेंस वर्जन में देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बैलेंस परफॉर्मेंस अभी इस फोन में आपको निकाल कर दे रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा, आप इसे मेरी तरफ से एक फीडबैक भी ले सकते हैं अगर पोको से कोई देख रहा है तो। देखो, जब भी हम नया फोन लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी रहती है। अब यहाँ पर जब फोन ले रहे हैं उसमें हमने स्पेसिफिकेशन देखी, उसमें हमें 90 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिल रहा है फोन के अंदर, लेकिन जब हम इसे पहली बार बूट करते हैं तब हमें बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज पे ये फोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना, वो कस्टमर के लिए दो तरीके से खराब चीज है। पहला, जैसे ही कोई भी अपना नया फोन लेता है वो पहले तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, उसके फेस पर एक स्माइल वैसे ही रहती है, लेकिन जब वो आपके फोन को ओपन करेगा और ओपन करते ही जब वो 90 हर्ट्ज की स्मूथनेस को देखेगा तो उसकी ये स्माइल ऑटोमेटिकली और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। दूसरा, क्योंकि ये 60 हर्ट्ज पे है तो जैसे ही उसने फोन को ओपन करा तो उसका पहले वाला फोन भी 60 हर्ट्ज पे ही चल रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो अब उसको कोई भी नया एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो कि मिल सकता था। तो ये दोनों चीज को कवर किया जा सकता है अगर इसे ऑन करते ही 90 हर्ट्ज पे बाय डिफॉल्ट कर दिया जाए तो। इसके बाद ब्लोटवेयर आपको मिलेगा ही। अच्छी बात यह है कि आप ज्यादातर को डिलीट कर सकते हो। 90 हर्ट्ज का जो इसका एक्सपीरियंस है वो मुझे ठीक लगा, मतलब इतना बुरा नहीं था, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा जो कमाल का बता रहे हैं लोग वो भी नहीं है। अब जो लोग बता रहे हैं कि MIUI बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है, ऐप क्रैशेस नहीं देखने को मिलते, तो ऐप क्रैश देखो मुझे भी इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले अभी तक। लेकिन जो स्मूथनेस की बात है वो जब मैंने उनसे बात करी कि आप किस MIUI की बात कर रहे हो, मतलब कौन से फोन्स की बात कर रहे हो, तो उनका कहना है जो 20,000 से ऊपर 20, 25, 30,000 के आसपास के फोन हैं उनके अंदर बात हो रही है। यहाँ पर आपको वो स्मूथ एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज में मुझे वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर UI के अंदर काफी सारी चीजें चेंज करी जा सकती थी, काफी सारी भी नहीं तो एक चीज अगर चेंज हो जाती तब भी हमें स्मूथनेस काफी बढ़ी हुई फील होती। अभी हो सकता है कि स्मूथ हो, लेकिन पर्सनली मुझे लग नहीं रहा कि वो इतना स्मूथ है। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है, एप्स जो है वो जहां पर क्लोज होने चाहिए वहां पर नहीं होते। जैसे ये प्ले स्टोर है, मैं इस पे जाता हूँ, अब मैं वापस जाऊंगा तो ये प्ले स्टोर के अंदर ही खत्म होना चाहिए। गैलरी है, वापस जाता हूँ गैलरी में ही खत्म होना चाहिए। मैसेजेस हैं, वापस जाऊं तो मैसेजेस में ही खत्म होने चाहिए। जितनी भी ये चीजें हैं ना, सेटिंग है, ये यहाँ पे खत्म ही नहीं होती। तो इसकी वजह से जो स्मूथनेस है जो आ सकती थी वो नहीं मिलती मुझे। बाकी UI के अंदर ऐसा कुछ भी ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है। अब ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा पावर है एक के अंदर उतनी ज्यादा पावर नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस अच्छा रखने के लिए जनरली लोग कैसे करते हैं, ऐसे करके अगर स्टूडियो स्पीकर में सुनना हो तो ऐसे करके वो देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरफ से आवाज ज्यादा आएगी तो आपको एक कान में ज्यादा आवाज सुनाई देगी। तो यहाँ पर जैसे आप मोनो स्पीकर्स वाले फोन को रखते हो उसी तरह अगर आप ऐसे पकड़ के फोन को यूज करोगे तब जाकर आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, वर्टिकली अगर आप फोन को यूज करोगे तब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पीकर्स काफी लाउड है, काफी क्लियर है। इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर पर बनाया गया है। अब इसकी एडवांटेज सबसे ज्यादा ये है कि ये हीट बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर परफॉर्मेंस अगर मैं इन जनरल बात करूं तो ठीक है, डे टू डे लाइफ में ठीक है। जैसा कि मैंने आपको UI के साथ बताया तो वो मुझे फील शायद इसीलिए हो रहा है कि जो UI है वो इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है, लेकिन प्रोसेसर जो है वो काफी ज्यादा केपेबल है, काफी अच्छे से चीजों को हैंडल करता है। एप्स वगैरह खुलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, काफी फास्ट एप्स खुलती हैं। अगर मैं गेमिंग की बात करूं, हैवी गेमिंग की, तो वहां पर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 15,000 के फोन से ठीक ठाक मिल ही जाती है वैसी, मतलब इतना कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है लेकिन कोई बुरा एक्सपीरियंस भी नहीं है। ये मैक्सिमम अल्ट्रा सेटिंग तक जाता है, मतलब 40 FPS तक की आपको मैक्सिमम FPS देगा। ऑन एन एवरेज पूरे गेम के दौरान ये आपको 30+ के आसपास दे देता है। और जैसा कि मैंने आपको हीटिंग के बारे में बताया, हीटिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कितनी भी हैवी गेमिंग कर लो आप इसके अंदर, स्ट्रेस टेस्ट करके देख लिया, वहां पर 6-7 डिग्री से ज्यादा बढ़ता ही नहीं है, मतलब फील भी नहीं होता। आप कहीं भी इस पर टच करोगे आपको फील ही नहीं होगा कि हाँ भाई यहाँ पर किसी भी तरह का हीट है। और साथ ही में इसमें आपको परफॉर्मेंस मोड भी देखने को मिल जाता है। तो मेरी टेस्टिंग के दौरान परफॉर्मेंस मोड में और नॉर्मल मोड में 1 पैसे का भी अंतर नहीं आया है, मतलब ना तो ऐप ओपनिंग फास्ट हुई है, ना गेमिंग में कोई अंतर आया है, कुछ भी ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसको एज अ प्लेसिबो की गोली की तरह यूज करा गया हो। प्लेसिबो आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए अगर आप हमारे साइंस वीडियोस देखते हो तो। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो ये 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, लेकिन मेरे हिसाब से 6GB की रैम LPDDR4X एक बहुत ही केपेबल रैम है, लेकिन उसको शायद MI इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि रैम मैनेजमेंट बिल्कुल ही खराब है, लेकिन 6GB के हिसाब से जो होनी चाहिए थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि 4GB वाले में
कैसा ही होगा। हाँ, यहाँ पर जो ऐप्स हैं वो 2-3 घंटे तक रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो बड़े बड़े ऐप्स हैं, जैसे यूट्यूब भी एक बड़े ऐप में कंसीडर करता है, ये उसको बंद कर देगा। गेम तो ऑब्वियसली बंद कर देगा। तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड भी 4GB वाला ही करूंगा। तो उस हिसाब से रैम मैनेजमेंट मुझे इसकी ठीक नहीं लगी। इसके बाद अगर बैटरी लाइफ की बात करी जाए तो वो बहुत ज्यादा कमाल की है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करा था। हालांकि पोको के फोन अच्छी खासी बैटरी दे देते हैं आपको। इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो 810 जो है वो बहुत ही कम बैटरी यूज करता है। बिलीव मी, मैंने लगातार 100% पे करके लगातार यूज करा। लगातार का मतलब लगातार अच्छा खासा यूज करा। 2 दिन, मतलब आज का पूरा दिन, कल के रात में भी जाके 10% के आसपास बैटरी बची हुई थी। तो अंदाजा लगा सकते हो कि बैटरी लाइफ कितनी कमाल की है। और परफॉर्मेंस मोड में डालने के बाद भी, जैसा कि मैं इसे अब यूज कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, तो वहां पर भी मुझे कोई अंतर देखने को नहीं मिला। जब परफॉर्मेंस में अंतर नहीं मिला तो बैटरी लाइफ में क्या ही घटा होगा। इसके बाद हमने इसकी कुछ टेस्टिंग भी करी है, ऐसे नहीं जनरली बस डे टू डे यूज करा और आपको बता दिया। यहाँ पर हमने PUBG खेला, 1 घंटा PUBG खेला विदाउट ईयरफोन। हाफ जो वॉल्यूम है उससे थोड़ा सा ज्यादा, ब्राइटनेस हाफ से थोड़ी सी ज्यादा। यहाँ पर पहले 1 घंटे में बैटरी 100% से 85% पे गई। उसके बाद अगले 1 घंटे पे 85% से 71% तक। उसके बाद हमने हेडफोन लगा लिया, ब्राइटनेस अभी भी हाफ से थोड़ी ज्यादा है। अब जो बैटरी है वो 100% से 88% तक गई और उसके अगले 1 घंटे में 88% से 78% तक। इसके बाद हमने इसमें मूवी भी देखी। तो यहाँ पर अब मूवी तो देखो 2 घंटे से ऊपर की थी, लेकिन मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मैं 1 घंटे के अंदर मूवी देख लेता हूँ। तो 1 घंटे के आसपास ये 100% से 93% तक गई थी ईयरफोन्स के साथ। तो यहाँ पर आप अपने यूज केस के हिसाब से समझ सकते हो कि आपको कितनी बैटरी लाइफ मिलेगी। इसके बाद कैमरा की अगर मैं बात करूँ, वहां पर ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। देखो यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो जैसा कि आप यहाँ पर सारी ही इमेजेस में देख सकते हो, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्टी इमेज देखने को मिलती है। मतलब डार्क एरिया जो रहेगा उसको बहुत ज्यादा डार्क कर देता है ये, और जो व्हाइट एरिया है उसको काफी ज्यादा व्हाइट कर देता है। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करूं तो मेन सेंसर जो है वो आपको फेडेड कलर की फोटोज दिखाता है, जबकि अल्ट्रा वाइड कॉन्ट्रास्टी तो ले ही रहा है, लेकिन कलर्स जो है वो नेचुरल आपको रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये पत्थर देखो, इस पार्ट को आप देखो, ये मेन सेंसर में देखो इसका कलर बिल्कुल ही गायब है, जबकि नेचुरल जो हम उस टाइम अपनी आंखों से देख रहे थे वहां पर एग्जैक्ट यही कलर था। यहाँ पर आप इस पेड़ को देखो, इस पेड़ के नीचे वाले हिस्से को देखो, ये कलर और इस कलर में कितना अंतर है। इवन आप पीछे के पेड़ को देखो, उसमें ग्रीन कलर देखो, एक में बिल्कुल फेडेड है, बाकी अल्ट्रा वाइड में नेचुरल है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो आपको मैक्सिमम 1080p 60 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी, और 1080p 30 FPS की स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ कैमरे से मतलब है तो इस प्राइस रेंज में आपको दूसरे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ये कैमरा डिपार्टमेंट में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो आपको 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन, 5G सब कुछ देखने को मिलता है। कॉल्स वगैरह एक भी ड्रॉप नहीं हुई, आवाज काफी क्लियर होके आती है, सामने वाले के पास भी काफी अच्छी जाती है। वाईफाई की कॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो हाँ, वहां पर कभी कभी मुझे प्रॉब्लम हुई, मेरी आवाज सामने वाले को नहीं जा रही थी। अब वो पता नहीं सॉफ्टवेयर का इशू है या किसका इशू है, हो सकता है मेरे नेटवर्क का भी इशू हो, लेकिन वाईफाई अगर स्पीड की मैं बात करूं तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर आपको इन जनरल बहुत सारी चीजें अच्छी भी नहीं मिलेंगी, बहुत सारी चीजें खराब भी नहीं मिलेंगी, बहुत ही बैलेंस सा फोन है। लेकिन जो मैंने आपको कहा ना, ये 15,000 रुपए 4GB 64GB वेरिएंट के लिए सफिशिएंट है, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि यही फोन आज से 1.5 साल पहले आपको 12,000 के आसपास देखने को मिल जाता इजीली। लेकिन जो चीजें खराब हुई हैं तो उसकी वजह से जो वैल्यूज आपको 15,000 के फोन दिया करते थे, क्योंकि देखो हमारी टीम में बंदे हैं जिन्होंने 2 साल पहले 15,000 के आसपास का फोन लिया था। उन्होंने जब इसको टेस्ट करा ना, तब उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा अंडर पावर्ड है, मतलब इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा। तो उनको मैंने यही कहा कि भाई देखो ऐसे जज मत करो, ये मान रहा हूं मैं कि 15,000 वाली वैल्यू अभी नहीं दे रहा, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है ना उस हिसाब से प्राइस जस्टिफाइड है, क्योंकि चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं। जो फोन उन्होंने उस टाइम 15,000 की वैल्यू के लिया था, आज वही फोन आपको 20,000 की वैल्यू के साथ मिल रहा है। जो 20,000 की पहले मिला करते थे जो फोन्स, अब आपको 25,000 में देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 15,000 इसके लिए जस्टिफाइड है। 4GB 64GB वेरिएंट के लिए मैं हमेशा रिकमेंड वही करूंगा, क्योंकि रैम मैनेजमेंट इसकी बहुत कमाल की नहीं है। तो फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में मैंने 4 तरह के यूजर्स को लिया है। नंबर 1 पेरेंट्स, नंबर 2 स्टूडेंट्स, नंबर 3 नॉर्मल यूजर और नंबर 4 हैवी यूजर। अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो उन्हें चाहिए स्मूथ यूआई, अच्छा कैमरा, स्पेशली अगर आप मम्मी के लिए ले रहे हो तो वहां पर कैमरा इज नेसेसरी। इसके साथ अगर परफॉर्मेंस वगैरह उसके अंदर नहीं भी है ना तो भी चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बैटरी लाइफ उसमें अच्छी होनी चाहिए। इसके
बाद अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो वहां पर भी दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो घर के अंदर रहते हैं वो ज्यादातर हैवी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो ज्यादा गेमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा देर तक मूवीज वगैरह देखते हैं। दूसरे जो बाहर जाते हैं, जो मतलब आउटिंग वगैरह करते हैं, जिनकी सोशल लाइफ काफी ज्यादा है, उनको क्या चाहिए, उनको कैमरा अच्छा चाहिए और डिस्प्ले अच्छी चाहिए। परफॉर्मेंस उतनी ना भी हो तो भी उनके लिए चल जाता है। लेकिन हाँ, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए बैटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें क्लास जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल वगैरह दुनिया भर की चीजें करनी होती हैं, और फिर उन्हें फोन चार्ज करने की अगर झंझट रखनी पड़े तो ये एक तरह से उनके लिए सिरदर्दी हो जाती है। इसके बाद अगर हम नॉर्मल यूजर की बात करें तो वो एक ऐसा यूजर है जिसको कोई भी एक स्पेसिफिक चीज बहुत तगड़ी नहीं चाहिए होती। उसको हर चीज मिल जाए लेकिन हर चीज अबव एवरेज मिले तो चलेगा उसके लिए। परफॉर्मेंस टॉप नॉच ना मिले लेकिन एवरेज से थोड़ी ज्यादा मिल जाए, कैमरा बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए लेकिन एवरेज से अच्छा मिलना चाहिए, तो ऐसे यूजर। और चौथा जो हैवी यूजर है वो डेडिकेटेड परफॉर्मेंस के ऊपर ही ध्यान देता है। उसको डिस्प्ले से इतना मतलब नहीं है, कैमरा से इतना मतलब नहीं है, स्पीकर से इतना मतलब नहीं है, उसके लिए परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो अगर हम पहले यूजर को देखें तो उनके लिए यूआई मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा तेज तेज काम नहीं करना पड़ता। परफॉर्मेंस उनके लिए मोर देन इनफ है। डिस्प्ले काफी सही है उनके लिए। कैमरास यहाँ पर एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है और बैटरी यहाँ पर बहुत शानदार है। बैटरी तो इन चारों ही डिपार्टमेंट में आप टिक कर दो, बहुत बड़े बड़े गोल्डन टिक मार्क में। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर यूआई में आपको थोड़ा बहुत लैग महसूस हो सकता है, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ आप एक 15,000 का फोन यूज कर रहे हो। परफॉर्मेंस के लिए अगर स्टूडेंट्स हैवी यूजर है तो भी काम करेगा, नॉर्मल यूजर है तो भी। डिस्प्ले बहुत सही है दोनों के लिए। कैमरा में अगर वो स्टूडेंट हैवी यूजर है जो गेम वगैरह खेलता है तो उसे कैमरे से मतलब नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे कैटेगरी का स्टूडेंट इसमें फॉल नहीं करता। नॉर्मल यूजर के लिए ये चारों पॉइंट्स पर टिक किया जा सकता है। बाकी हैवी यूजर के लिए ये फोन रिकमेंडेड है, क्योंकि कैमरा को छोड़कर ये सारे डिपार्टमेंट में बहुत सही काम करता है। तो मैंने अपने हिसाब से सारे यूजर्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उनके यूज केस के हिसाब से बता दिया उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बाकी मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।